Hello friends, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 28 November, so let's get started. और इसी के साथ हम लोग आज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये कल न्यूज में आया था जब प्रेसिडेंट ने इसके बारे में बात की थी। तो हम इसके आज प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बेटर तरीके से। ऑलराइट, इसी के साथ हम लोग एक रैट होल माइनिंग उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो इसमें एक्सप्लेन पेज में भी आया है। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमें सिर्फ उससे रिलेटेड कंसर्न्स जानना जरूरी है। राइट, मेघालय में फेमस है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड पेज पर वही है कि यहाँ पर हमास और इसराइल के बीच जो ट्रूस हुआ था उसको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। राइट, इनिशियली 4 डेज के लिए हुआ था, 2 डेज के लिए और बढ़ा दिया गया है। एंड फाइनली यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं एक दूसरे की साइड पर उनका एक्सचेंज चल रहा है काफी स्मूथ वे में। ओके, नेक्स्ट इज here. See, Chinese foreign minister to lead UNSC meeting on Gaza humanitarian crisis. राइट, तो आप चाइना का डोमेन देख रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं किस लेवल तक बढ़ रहा है। राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर यूएसए किसी के साइड में होगा चाइना हमेशा उसके अगेंस्ट में ही जाएगा। राइट, और चाइना जब भी कोई स्टैंड लेता है तो वो अरब स्टेट्स के कहीं ना कहीं उनके मैचिंग में ही चलता है। और यूएस टोटल इसराइल का सपोर्टर, ये एवरीवन नोज। सो ऑब्वियसली ये दोनों ही, चाइना हो या यूएस हो, दोनों ही अनबायस नहीं है पूरी तरीके से। ओके, रशिया भी होगा, अनबायस नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर कोई सबसे अच्छा मीडिएटर हो सकता है इस रीजन के लिए तो वो इंडिया हो सकता है, क्योंकि हम लोग आज तक उसी फिलॉसफी पर हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस रीजन। ऑलराइट, इसराइल के भी हम लोग क्लोज हैं बट एट द सेम टाइम हमारी सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ भी उतनी ही स्ट्रांग है। हालांकि यहाँ पर अरब स्टेट्स और ईयू के साथ साथ चाइना का भी वही स्टैंड है कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन इस रीजन का सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन है, जहां पर पैलेस्टीन के पास एक सफिशिएंट टेरिटरी, एक वायबल टेरिटरी उनको पूरी अपनी सेल्फ गवर्नेंस के लिए दी जाए। China has joined Arab states in calling for ceasefire as Israel mounted counterattacks in response to the initial Hamas attack. नेक्स्ट इज चाइना कॉल फॉर ट्रूस इन म्यांमार। अब मैंने आपके साथ म्यांमार का इशू जब डिस्कस किया था कि वहां पर जो सारी एंटी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, जो एथिक मिलिटेंट्स वगैरह हैं, प्रो डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं, दे ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट द आर्मी, क्योंकि इन्होंने 1 फरवरी को जो मिलिट्री रूल स्टैब्लिश कर दिया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट द आर्मी। एंड सिर्फ इन्होंने ऐसे अटैक करने शुरू नहीं किया आर्मी पे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं काफी सारी सिटीज अपने कैप्चर में भी ले लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इनकी म्यांमार के साथ जो चाइना के साथ इनकी बॉर्डर शेयर होती है म्यांमार की, यहाँ पर काफी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से पूरा का पूरा लीगल ट्रेड चलता है चाइना के साथ। और वो पॉइंट्स इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं द मिलिटेंट्स। और तो चाइना ने वही कहा है कि दे शुड बी ए ट्रूस इन म्यांमार, बट एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा है कि हम लोग अपनी बॉर्डर ड्रिल्स जारी रखेंगे। Beijing called for a ceasefire in Myanmar after a coalition of ethnic fighters seized several crossings along Myanmar border with China. Myanmar heavily relies on trade with China. Okay, this is one point. और कहीं ना कहीं चाइना जो म्यांमार की मिलिट्री है ना उसको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली। वो चाहता भी नहीं है कि यहाँ डेमोक्रेसी हो। इट इज हैप्पी विद दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ये जो फाइटिंग शुरू हुई है स्पेशली उसके बॉर्डर पर, वो उसके लिए कंसर्न है, especially for importing manufactured goods, exporting agricultural products. Unrest in Myanmar border region has been a constant irritant to China. Nevertheless, China backed the military leaders who seized the power in South Asian nation in 21 from an elected government, and date was 1st February 2021 जब पावर सीज की थी मिलिट्री ने। ओके, इस बॉर्डर से ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, स्मगलिंग भी होती है। कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं चाइना से क्रॉस करके म्यांमार में जो साइबर क्राइम कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट ही। ये सो चाइना हैज पुश हार्ड टू एलिमिनेट द ग्रुप्स बेस्ड इन म्यांमार। तो चाइना के भी ऐसे कई लोग हैं जो वहां की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो वो भी म्यांमार में आके अपने काम करते हैं। नाउ द म्यांमार गवर्नमेंट हैज एक्नॉलेज लूजिंग एटलीस्ट 3 टाउन्स। ठीक है, ये उनकी गवर्नमेंट ने माना है, म्यांमार की मिलिट्री जनता गवर्नमेंट ने, कि 3 टाउन हम लोग हार चुके हैं, जबकि हारे काफी ज्यादा हैं अगर मिलिटेंट्स की बात माने तो। एंड द फाइटिंग अपीयर्स टू हैव स्टॉप्ड ऑलमोस्ट ऑल लीगल ट्रेड विद चाइना। ओके, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ट्रेड के मामले में, ताकि बातचीत पर आएगी वो मिलिट्री जनता। एनीवे, ये एक स्पीशीज है एक्सोलोटल। ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, क्योंकि ये मैक्सिको में मिला है एंड इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बस नाम याद रख लो और कुछ नहीं। ठीक है, इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ओके, एंड आइकॉनिक एंडेंजर्ड फिश
लाइक टाइप ऑफ सालामंडर। इसका ये आईयूसीएन स्टेटस याद रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्सोलोटल। ओके, अब यूपीआई को लेकर ना काफी सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या करने जा रही है गवर्नमेंट कि जैसे आप यूजर हैं, ओके, और सामने कोई एक पर्सन है जिसको आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, तो अगर आप इसको ट्रांसफर 2000 से ऊपर तक कर रहे हो फर्स्ट टाइम, ओके, 2000 से ऊपर का अमाउंट कर रहे हो, तो ये 4R के लैग के साथ जाएगा। ऐसा प्रपोजल है टू कर्ब दी फ्रॉड। Now, government is planning to introduce a minimum time for transaction beyond a particular amount happening for the first time between two person. Okay, ये इस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। Okay, beyond a particular amount and first time between two person. Okay, 4-hour window for the first transaction above 2000 rupees. Now, it is necessary to mitigate cyber security concerns. Okay, तो आप कह सकते हैं ये सब नीचक रिएक्शन है, ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीजें, आपको अल्टीमेटली उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि उसमें इस तरह की चीजें हो ही ना। अब यहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि कनाडा ने भी कहा कि एक निज्जर की डेथ इंडिया ने प्लान की, उसका हाथ है। सिमिलरली यूएसए ने भी कहा कि जो पन्नू है, हेड है जो उसके सिख फॉर फ्रीडम के, ठीक है, कि इनकी भी असैसिनेशन की कोशिश की इंडिया ने, ठीक है। दोनों में हमारा रिस्पॉन्स अलग आया। कनाडा में हमने क्या कहा, टोटली गलत, ओके, हमने डिसमिस कर दिए, हम नहीं मानते आपके एलिगेशन। यूएसए ने जब ये एलिगेशन लगाए तो हमने कहा वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, ओके, वी आर सीरियसली इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। तो हमारा स्टैंड अलग अलग क्यों हुआ, ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी और अभी भी वही कर रहे हैं। एक सीधी सी बात है कि यहां पर जो एक्यूजेशन लगी है उसमें ये आदमी मर चुका है, ही हैज बीन किल्ड। तो हमें ऐसे कंसर्न बिल्कुल आउटराइटली डिसमिस करने चाहिए, हर देश करता है और हमने भी किए। यूएसए में सिर्फ ये कहा गया है कि आपने प्लान किया था लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको थ्वाट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हम पे सिर्फ एक्यूज किया गया हमें कि आपने किसी को मारने की कोशिश की, तो हमने एग्री किया कि चलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा हाथ है उसमें तो हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, राइट, सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ पर इस वजह से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फिर भी एक बार उनका कंसर्न एड्रेस किया है। Washington has shared legally presentable inputs with Delhi on Indian connections in the alleged assassination plot of Khalistani separatist Gurpawant Singh Pannu. But Ottawa, yani Canada, has shared only allegations linked to separatist Hardeep Singh Nijjar's killing. Okay? कनाडा ने अब तक कोई एविडेंस नहीं दिए हैं इसके, ना हमें ना पब्लिकली। नो, ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ना, ऑल वीमेन कमेटी मणिपुर के लिए, उसने क्या कहा है यहाँ पर, with bodies of more than half of those killed in Manipur since May 3 laying unclaimed in state's mortuaries. Supreme Court appointed panel is learned to have expressed concerns over victims' relatives facing pressure. देखिए, विक्टिम के रिलेटिव पर भी प्रेशर है कि फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू नॉट एक्सेप्ट दी बॉडीज। ओके, इनका नाम याद रखिएगा, गीता मित्तल कमेटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, ऑल विमेन कमेटी है, 3 मेंबर है इसमें, और ये मणिपुर के इशू को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी। आज की न्यूज़पेपर में थोड़ा कमी है इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज की डीयू ने ऑर्फन कोटा बनाया, यानी जो बच्चे किसी भी वजह से अपने दोनों पेरेंट्स खो चुके हैं उनको, उनके लिए हर कोर्स में 2 सीट डीयू ने फिक्स की है, एंड इवन इनकी ट्यूशन फीस भी जो होती है वो वेव ऑफ कर दी गई है, राइट। सो इट इज गुड स्टेप। सुपर न्यूमररी कोटा which reserve 2 seats for orphans in each program of study at the undergraduate and postgraduate level. Their tuition fees have also been waived off. So that is good. आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए, इंडिया एंड चाइना का ना एक जो आप कह सकते हो सॉफ्ट पावर, सपोज श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। श्रीलंका सबसे ज्यादा डिपेंड करता है अपने टूरिज्म पे, ठीक है। अब वो अपने यहाँ कितनी भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, कितनी भी अच्छी इंसेंटिव कर दे, लेकिन टूरिस्ट आएंगे कैसे? सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं चाइना और इंडिया से, ठीक है। अब चाइना में तो क्या है कि वहां पर ना स्टेट ओन्ड जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज, इनमें ना लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग। तो जो भी गवर्नमेंट कभी अपनी तरफ से हॉलीडे देती है या जैसे एक ट्रिप दे देती है एम्प्लॉयज को, तो ये ना चाइना उस टूरिज्म को भी, कि हम अपने इस फलाना पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को टूर पे भेज रहे हैं 2 दिन 3 दिन के, तो ऐसे में ये काम करता है एक सॉफ्ट पावर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहां पर भेजना है, तो वो ऐसे देश भेजती है जहां से उसकी इनडायरेक्टली गुडविल बने,
श्रीलंका हो, मालदीव, तो ये सब टूरिज्म पे डिपेंड है। ओके, थोड़े बहुत भी नहीं, 13-13 लाख लोग आते हैं इनके चाइना से फॉरेन टूर के लिए, ठीक है, श्रीलंका जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इस तरह से जी। और सिमिलरली इंडिया, ऑब्वियसली बात है कि चाइना से 13 लाख आ रहे हैं, हमारे ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 3.5-4 लाख लोग हमारे भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब ये सॉफ्ट पावर का ही टूल है आपके लिए, राइट, टूरिज्म को प्रमोट करना। टूरिज्म ऐसा नहीं कि पब्लिक अपनी मर्जी से, अब चाइना के पर उतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज है जहाँ के एम्प्लॉयज को वो डिसाइड कर सकती है कि उसे कहाँ भेजना है। हमारे यहाँ उतने बड़े तो नहीं है, बट हमारे यहाँ प्राइवेट लोगों को हम सिर्फ एनकरेज कर सकते हैं। और दूसरी कंट्रीज भी अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, वो आपको दे देती है कि चलिए हम आपकी वीजा रिक्वायरमेंट हटा रहे हैं, ठीक है, आप तुरंत आइए हमारे घर, अपना हमारे देश में 30 दिन तक एंजॉय कीजिए। राइट, तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ श्रीलंका एंड थाईलैंड, मलेशिया विल ग्रांट वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस टू स्टे अप टू 30 days। और इससे क्या होता है, टूरिज्म बूस्ट होता है। जैसे आपको हमको घूमने जाना है यार, वीजा में बहुत टाइम लगेगा, चलो मलेशिया हो जाते हैं, श्रीलंका हो आते हैं या थाईलैंड हो आते हैं, वीजा फ्री है, राइट। दिस वीजा एग्जाम्पशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू चाइनीज सिटीजन ऑल्सो, विच विल लास्ट अंटिल 31 December 2024। वो एक्सटेंड होता रहता है। इंडिया एंड चाइना आर अमंग मलेशियाज टॉप 5 सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म। 5 लाख फ्रॉम चाइना, मलेशिया की बात कर रहे हैं, एंड 2.8 लाख फ्रॉम इंडिया एज वेल। Right. India has emerged as the largest source market for outbound travelers in Asia in 22। और इंडियंस के टॉप 5 डेस्टिनेशन कौन से हैं, यूएई, ऑब्वियसली बात है, दुबई। और ये इसमें ना सबसे बड़ा रोल है, ये जो आपके इंस्टा और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है दुबई को पॉपुलर बनाने में। पहले से ही पॉपुलर था, बट ये जैसे जैसे इंस्टा और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा लाइट में आए ना, तब से दुबई का क्रेज थोड़ा बढ़ा है आम आदमी में। ओके, यूए के अलावा सऊदी अरेबिया, अब आप समझ सकते हैं वो इस्लाम के लिए सबसे प्योर जगह है सऊदी अरेबिया की, तो वो वहां जाना होता रहता है। नेक्स्ट इज यूएसए, सिंगापुर एंड थाईलैंड। थाईलैंड तो आप समझ गए होंगे। ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दीज स्टेटमेंट्स फॉर योर प्रीलिम्स। ये बहुत माइनर चीजें हैं, लेकिन यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी जाने। इंडिया इज लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर आउटबाउंड ट्रेवलर्स इन एशिया। ओके, एंड टॉप 5 डेस्टिनेशन कौन से इंडिया के, तो ये भी याद रखिएगा। अब यूएई हो, वो भी काफी हद तक टूरिज्म पे डिपेंड करता है, राइट। उसका फाइनेंशियल मार्केट बेस्ट है, दुबई बहुत डेवलप है, वो अपनी जगह है। बट यूएई ओवरऑल भी बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड करता है अपनी ऑयल इकोनॉमी के अलावा। आज दुबई में ऑयल नहीं है, सब निकाल लिया उन्होंने जितना था। आज वो पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल हब बन चुका है, और वो काफी हद तक डिपेंड करता है अपनी टूरिस्ट एक्टिविटीज पर। ओके, तो ये सब इंडिया के सॉफ्ट पावर का ही पार्ट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा है कि इंडिया की तर्ज पर ही बाकी की जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, इनको भी जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं इन सबको रिव्यू करना चाहिए। He called on nations of the global south to follow India's example and consider reviewing old colonial laws that perpetuate prejudice against local population। Obviously बात है, जब कॉलोनियल रूल थे तो वो सारे लॉज इस तरीके से बनाए गए थे कि कैसे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी ऑफ कोर्स, ओके, वो तो कुछ लाख भर थे, बट ये तो करोड़ों थे ना इंडियंस, या जो भी कॉलोनी रही है उनकी, तो उनको कैसे दबा के रखा जाए लॉ की दम पे, कानून की जोर पे, तो उसके हिसाब से बनाए गए थे वो। इससे ऑब्वियसली बात है कि इनका एक रिव्यू होना तो जरूरी है। Shed the shackles of its colonial past and strive together to reverse the historical wrongs that have perpetuated injustice and inequality। अब आफ्टर 35 ईयर फाइनली जम्मू में कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिल रहा है, मतलब इंटरनेशनल तो नहीं कह सकते, T20 लेजेंड लीग चल रही है, तो फाइनली जम्मू में एक मैच हो रहा है। लास्ट टाइम हुआ था 1988 में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। ओके, उसके बाद वहां पर मिलिटेंसी शुरू हो गई जम्मू में, तो फिर कभी मैच हुए नहीं। ओके, तो बस ये जो एग्जांपल्स है ना, ये सब ठीक है। इसी तरीके से कि एक सिनेमा हॉल भी खोला गया था अभी कुछ मंथ पहले ही, ठीक है, वो भी काफी साल बाद जाके। तो कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हो कि ओवरऑल आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं अपनी जगह, वो तो है ही, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को पुश करना, स्टडीज को लेकर स्कॉलरशिप्स देना, पूरे इंडिया ओवर आप पढ़ने जा सकते हो, और ये सब सॉफ्ट पावर्स हैं। मूवीज, क्रिकेट, ये सब अगर आज वहां आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी बेटर है पहले से, राइट। बट अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट दे पाते हो या नहीं, क्योंकि एक बार इंसान एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो गया तो वो फिर मिलिटेंसी और इन तरह की चीजों से दूर हो सकता है। एंड डोंट फॉरगेट, जम्मू में, पंजाब के साथ साथ जम्मू में भी ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इवन अमंग्स द फीमेल एज वेल, राइट। और ये सब क्रॉस बॉर्डर से ट्रैफिक होके आती हैं, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इस मैनेज को ये हद से ज्यादा बढ़े उससे पहले ही इसको हैंडल करना जरूरी है, अगर आप जम्मू में पीस चाहते हो तो।
COP28 हमें पता है कहाँ होने वाली है, दुबई में, ठीक है। तो इसी के साइडलाइन पर हेल्थ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होगी, अराउंड 65 कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर मिलेंगे, और इसमें गोल क्या रहेगा, टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ सिस्टम, डिक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, दैट इज हेल्थ सेक्टर से जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होते हैं, और ये होते हैं ऑलमोस्ट 5%, 5% ऑफ टोटल कार्बन एमिशन होते हैं यहाँ से, हेल्थ सेक्टर से। एंड वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन दी हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद में, ओवरऑल पूरे तेलंगाना में ही हीट वेव्स देखी गई, इवन पंजाब में हीट वेव्स देखी गई, राइट। तो ये हेल्थ पे इम्पैक्ट तो करती हैं। एक्सपोजर टू हीट एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड, वाटर एंड वेक्टर्स। स्प्रेड ऑफ डेंगू हैज इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 8 स्टेट्स, 2 डेकेड पहले सिर्फ 8 स्टेट्स में डेंगू केसेस मिलते थे, आज पूरे इंडिया में मिलते हैं। Death among those aged 65 plus has already increased by 70% worldwide. There are frequent and severe extreme weather events, drought, floods, and heat waves, and will also strain healthcare infrastructure and lead to migraines. और अब जरा ये देखिए, एमपी के इंदौर में 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ओके, 4th क्लास के कुछ ग्रुप में कुछ लड़कों ने एक दूसरे बच्चे को ओवर 100 टाइम्स ज्योमेट्री कंपास घुसाया, ओके। ज्योमेट्री कंपास जो हम लोगों ने बचपन में देखा है, उसको ओवर 100 टाइम्स मारा गया एक छोटे से क्लास 4 के बच्चे को। तो आप देख रहे हैं वायलेंट मेंटालिटी उन बच्चों की। सो ऑब्वियसली दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंट सीन इन वीडियो गेम्स, ठीक। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं कि फैंटेसी एप्स हैं, तो ये तो पर्सन की विल है, उसको खेलना खेलने दो, ठीक है। वीडियो गेम से, वीडियो गेम में क्या होता है, देखिए वीडियो गेम में 2 चीजें बहुत बड़ी हैं पीछे को टाइम। एक है न्यूडिटी, ठीक है, जिसमें विमेन को या गर्ल को टोटली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, राइट। एंड सेकंड इज वायलेंस, काफी वायलेंट एक्ट्स होते हैं वीडियो गेम्स में। मार रहे हैं तो ऐसे ये हथौड़ा उठा के मारा, ठीक है। केजीएफ आने के बाद से हथौड़े का कल्चर बहुत चल पड़ा, गदर मूवी में भी वही दिखाया। तो ये वीडियो गेम पे बच्चों पे असर कर रहे हैं, बिकॉज अटैकिंग ए चाइल्ड क्लास 4 के बच्चे को फॉर 108 टाइम्स विद ज्योमेट्री कंपास, बहुत हैवानियत वाली बात है। एंड वर्स्ट थिंग इज कि स्कूल सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहा है पेरेंट्स को। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब दिल्ली की एयर और सब में हम काफी बात कर चुके हैं। अब देखिए एक चीज तो है कि दिल्ली एयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके सोर्सेज तो अच्छे से सबको पता है, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंट है आप गवर्नमेंट के पास कि क्या क्या सोर्स से आ रहा है पॉल्यूशन, ठीक है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स था एक तो क्रॉप बर्निंग, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग पंजाब हरियाणा में, ठीक, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। तो इसमें तो काफी सारे डिक्रीज देखने को मिले हमें, right? दूसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये बहुत बड़ा सोर्स है एमिशंस का। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करें। तो 3 व्हीलर में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आज आप ई रिक्शा वगैरह देखेंगे 3 व्हीलर तो काफी है, ठीक है। 4 व्हीलर तो इसके लिए बस, इलेक्ट्रिक बस वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसको डीकार्बोनाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं, तब जाकर आप दिल्ली में चैन की सांस ले सकते हो, right? Transport sector and secondary aerosols contributed the most, that is almost 30% each. नहीं, उसके बाद बायोमास बर्निंग, यही क्रॉप रेसिड्यू वाली पंजाब हरियाणा की, तो उसमें तो काफी कमी देखने को मिल रही है, बट स्टिल इट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द पोल्यूटेंट्स, राइट। नाउ मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आर वेल आइडेंटिफाइड। तो हमें बस एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे ये सब खत्म करना है, बट नो नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ, ये जो अब शुरू हुए हैं नवंबर से। Okay, biomass burning incidents having gone down, air quality is bad almost throughout the year. ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर में आती है, थ्रू आउट द ईयर ही बैड रहती है। एंड मेजर कंट्रीब्यूटर इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है, बट उसमें तो काफी रेगुलेशंस हैं। जैसे आपको अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है या कुछ ब्रेक डाउन करना है तो आपको पहले तरपाल डालनी पड़ती है यहाँ पे। We need a comprehensive plan for each of the major sources of pollution needs to be designed for short term, medium term as well as long term, ठीक है। इस पे ऑलरेडी हम मेंस 450 प्लस में काफी बातें कर चुके हैं, तो सेम टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ना है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा एंगल दिया है हमें, डिग्निटी, डी फॉर डिग्निटी। देखिए पहले जब आप चाहते थे इस तरीके से कि चलिए मुझे ये लेना है, मैं लो पॉवर्टी लाइन में आता हूँ या गरीबी उसमें आता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए आपको सस्ता राशन वगैरह, तो उसमें क्या होता था, इंसान की डिग्निटी होती थी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना पड़ रहा है, तो एक तरह की आपकी एक परेड हो रही है दैट आई एम पुअर, इस तरह की परेड हो रही है दैट यू आर पुअर।
ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इस डीबीटी ने ये डिग्निटी दी है पब्लिक को, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वो जाके मार्केट से एज इट इज खरीद सकते हैं जो उनको खरीदना है। India's DBT has been a marvel, no doubt. डीबीटी लिवरेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई क्या है, इस पे पूरा एक वीडियो है मेंस 450 सीरीज में, वहां से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि इसी को हम लोग एज अ फॉरेन डिप्लोमेसी टूल भी यूज कर रहे हैं, स्पेशली विद ग्लोबल साउथ कंट्रीज। राइट, तो डीपीआई को अच्छे से जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है आपके मेंस के लिए। Now, DPT leverage DPI to directly transfer the benefits of various government schemes. Okay, almost 310 government schemes run हो रही हैं across 53 ministries, and they have used DBT to reach beneficiaries. DBT is also used for in-kind transfer to provide subsidized grain. Okay, क्योंकि आप लोग वहां जाते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह स्कैन होते हैं और फिर आपको आपका राशन मिल जाता है, तो वो इन काइंड भी हो रहा है बट इन कैश भी हो रहा है, जैसे पीएम के किसान स्कीम है, उसमें 6,000 रुपीज एनुअली आपको दिए जा रहे हैं डायरेक्टली, वो कैश के फॉर्म में, ये इन काइंड फॉर्म में है राशन वाली चीज। डीबीटी इनिशिएट तो कर दिया गया था 2013 में ही, बट इसका फुल पोटेंशियल तब रियलाइज हुआ जब हमने जैम ट्रिनिटी पे फोकस किया, दैट इज जनधन, आधार एंड मोबाइल। मोबाइल डेटा सस्ता होना इंडिया के लिए वाकई एक ब्लेसिंग था, अदरवाइज ये पूरा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पोटेंशियल था, इसको हम फुली रियलाइज नहीं कर पाते अगर हम मोबाइल डेटा उतने सस्ते नहीं होते। इंडिया में सबसे सस्ते हैं मोबाइल डेटा, वर्ल्ड में सबसे सस्ते मोबाइल डेटा इंडिया में। ओके, नाउ इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमेशा हाईलाइट किया जाता है कि इसने करप्शन को कर्व किया है, इसने लीकेजेस को रिड्यूस किया है, एंड इसने कवरेज बढ़ाया है। ऑब्वियसली बिल्कुल बढ़ाया, ठीक है। एस्टिमेट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 1.14% ऑफ जीडीपी की सेविंग हो रही है करप्शन, लीकेज और कवरेज बढ़ाने से। नाउ बट सबसे बड़ा इनकी नजर में जो राइटर हैं, जो एडिटर लिख रही हैं एडिटोरियल, क्रूशियल बेनिफिट इनकी नजर में था कि डिग्निटी दी है इसने गरीबों को। ऑब्वियसली ये क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता डिग्निटी को, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज दैट इवन विदाउट करप्शन और लीकेजेस द पुअर वुड अंडरटेक द पॉवर्टी परेड टू अवेल द गवर्नमेंट बेनिफिट्स। It's the government benefit that reach them without an intermediary now. All individuals, irrespective of their economic and social circumstances, have equal rights to dignity. Now, poverty was a technical problem of either lack of resources, या lack of capabilities, and lack of self-regulation or discipline. Now, experts must understand the historical context that has led to this state of affairs. यानी कि अगर कोई पुअर है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं कि बस शराब में उड़ा दिया, सब बेच दिया, जमीन बेच दी गांव में, ठीक है, इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्टर तो है कि आपको एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं था कभी, ठीक है, या पर इस तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन लगाए गए थे कि नो नो आपको ये पर्टिकुलर वर्क ही करना होगा, आपको आपकी कास्ट के हर आदमी को यही पर्टिकुलर वर्क करना होगा, तो वो पुअर ही रह जाएगा फिर, राइट। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर। नाउ एड्रेसिंग पॉवर्टी माइट रिक्वायर वर्किंग विद द पुअर, ब्रॉडली इट शुड बी ए राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच, राइट बेस्ड अप्रोच समझते हो ना आप, जैसे मनरेगा है, ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मेरा राइट है, आई हैव दैट राइट टू वर्क। ओके, तो स्टेट का काम है कि वो मुझे वर्क दे, तो मनरेगा के पीछे यही कंसेप्ट था दैट यू हैव दिस राइट एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू राइट टू वर्क। आप बस डिमांड कीजिए कि आपको वर्क की जरूरत है, आपको दिया जाएगा। State attempts to provide basic security to all its citizens regarding food, shelter and health. इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब देखिए जी, जैसे कोई अगर पढ़ना भी चाहता है, लेकिन सपोज कि मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में एक बताया था एमपी के स्कूल का कि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा नदी में से निकल के जाते हैं बच्चे, वो भी उस नदी में से जिसमें ऑलरेडी क्रोकोडाइल्स हैं। स्कूल बना है इधर, ठीक है, इधर रहते हैं कोई ट्राइबल बच्चे, ज्यादा नहीं है, 6-7 ही हैं, बट उनके लिए आपने एक ब्रिज तक नहीं बनाया। तो ये तो फिर एक ऐसा फैक्टर आ गया ना जो उनके कंट्रोल से बाहर है, वो पढ़ना चाहते हैं बट वो स्कूल को एक्सेसिबल नहीं है। और थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे आप 20 साल पहले अपने पेरेंट्स की जनरेशन में, तो कई विलेजेस ऐसे थे जो जहां पर स्कूल 3-3 किलोमीटर दूर होता था, तो लड़के उस टाइम फिर भी जाके पढ़ लिए, तो आपकी अधिकतर फैमिलीज में फादर एजुकेटेड मिल जाएंगे बट मदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर भेजना पढ़ाई के लिए नहीं सोचते थे पेरेंट्स। Now, the burden of poverty has to be shared by all members of the society, particularly the rich and the elite. और गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आप जो वेल्थ होल्ड कर रहे हो, यू आर होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर। DBT ended the poverty parade with the government reaching the poor rather than other way around. Okay.
In my opinion, restoring the dignity of poor via DBT is a non-quantifiable but significant benefit. अब ये बात ना जरूर लिखना अपने आंसर में, क्योंकि ये आपकी सोच की ब्रॉडनेस को दिखाएगा आपके आंसर में कि आपने सिर्फ इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, आपने सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डिग्निटी लेकर आया है लोगों की जिंदगी में, राइट। नाउ अब इस डीबीटी को रेप्लिकेट करने की एक और जरूरत है, वो है जुडिशरी, और इसलिए मैं आपके साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि लोग जस्टिस के चक्कर में धक्के खाते रहते हैं कोर्ट में, वकीलों के पास, ओके, रादर देन जस्टिस को लोगों के पास जाना चाहिए, ओके। मतलब उसमें भी वही डायरेक्ट बेनिफिट जैसी चीज होनी चाहिए कि दैट जैसे गवर्नमेंट डीबीटी से क्या कर रही है, वी आर कमिंग टू योर डोर, उसी तरीके से जुडिशरी शुड ऑल्सो बी प्रोएक्टिव दैट वी आर कमिंग टू यू, आपको जस्टिस देंगे हम। प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया था प्लाइट ऑफ मैनी पुअर प्रिजनर्स। कई तो ऐसे हैं यार जो अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं जेलों में, और वो अपने सजा का जो ड्यूरेशन, जो सजा होनी चाहिए थी, वो ट्रायल नहीं हो पाई, तो सपोज चोरी की सजा है 3 मंथ, वो साल भर से जेल में पड़े हुए हैं, उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, बेल ले नहीं पाए पुअर होने की वजह से। plight of poor prisoners who have been languishing for years in jails for petty crimes because they do not have the financial or legal recourse to fight their cases. सो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करने की जरूरत है वेयर जस्टिस कैन रीच द पुअर, राइट। लीवरेज द टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंटली डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पुअर, स्पेशली इन जुडिशरी वेयर जस्टिस कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द पुअर। तो अच्छा आर्टिकल था, उन्होंने बहुत अच्छा व्यू दिया है आपको, जो आपके आंसर को वाकई इंपैक्टफुल बनाएगा। चलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस साथ में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब ये खुद प्रेसिडेंट बोल चुकी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट 2 जजमेंट में बोल चुका है, पार्लियामेंट्री कमेटी बोल चुकी है, उससे पहले लॉ कमीशन भी बोल चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आज नहीं तो कल ये बननी है। मे बी 24 के इलेक्शन के बाद इसके बारे में बात की जाए। और इसके बारे में एक बात सिंपल सी याद रखिए, इनफैक्ट 2 बातें याद रखिए। पहला कि डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के ऑफिसर्स, ठीक है, इससे रिक्रूट किए जाएंगे। दूसरा, इसमें रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज क्योंकि हमारी जुडिशरी लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन का, ओके। ऑलमोस्ट 90% जजेस आर कम फ्रॉम जस्ट 2 कम्युनिटी, ब्राह्मण एंड बनिया, और तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, तो वो उसमें रिजर्वेशन आएगा जैसे बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज में, और चलिए All India Judicial Service was first proposed by 14th report of Law Commission of India in 1958. Okay. 42nd Amendment in 1976 amended Article 312, इस आर्टिकल नंबर को याद रखिए, empowering Parliament to make laws for creation of one or more All India services including All India Judicial Services common to Union and State. Under Article 312, Rajya Sabha is required to pass a resolution. अब देखिए ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, ओके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये पावर राज्यसभा को क्यों दी गई है। अंडर आर्टिकल 312, व्हाई ओनली राज्यसभा हैज बीन गिवन दिस पावर टू पास a resolution supported by not less than two-third of its member present and voting. Therefore, Parliament has to enact a law creating all India judicial service. मुझे ये जानना है कि ये राज्यसभा को ही क्यों दी गई है, आंसर भी इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। सो जस्ट यूज योर ब्रेन। This means that no constitutional amendment will be required for establishment of All India Judicial Service. Remember this point. Okay, कोई constitutional amendment की जरूरत नहीं पड़ेगी। Supreme Court of India also endorsed the same in All India Judges Association versus Union of India case 1993, laying down All India Judicial Service should be set up. अब देखिए, आप जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका है, ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट खुद दो केस में कह चुका है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोल चुकी है, 42nd अमेंडमेंट में आपने शुरुआत भी की थी, ठीक है, आप बनाना भी चाहते, फिर आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इसको होने नहीं दे रहे हैं, कौन से फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं। तो पहले हमें देखने होंगे फेवर में और कुछ अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट। पहला, फर्स्ट इज एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ जुडिशरी वुड बी इंक्रीज, तो ये इसका बेनिफिट होगा। हमें पता है हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कितने 5.5 करोड़ करीब कुछ केसेस पेंडिंग है, और इसमें से 70% केसेस जो हैं वो लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, राइट, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऑब्वियसली देयर आर शॉर्टेज ऑफ जजेस, राइट। तो इसलिए ये रिक्रूटमेंट बढ़ाना जरूरी है एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से। दूसरा है कि इंक्लूसिव बनाना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट SC, ST और OBC, इट इज ऑल्सो अबाउट women, इट इज ऑल्सो अबाउट minorities,
ओके, तो इंक्लूसिव बनाना है। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वुड बी फॉलोड, क्योंकि देखिए अभी जुडिशरी पे सबसे बड़ा अगर कोई एलिगेशन है ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके अपॉइंटमेंट में। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जजेस ने तो खुद उस दिन कह भी दिया, हमने 2 दिन देखा भी था न्यूज में कि मेरे ट्रांसफर ऐसे ही कर दिए गए। देखिए देयर वाज सम बायसनेस इन माय ट्रांसफर, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो इवॉल्व किया इन्होंने उससे प्रॉब्लम है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंट मेथड आएंगे, डिपेंडेंसी एंड इशू ऑफ डिले ऑफ केसेस वुड बी डन अवे विद, corruption, nepotism would be strongly dealt with. Best legal talent across the country would be selected on basis of merit. Public faith in the judiciary would be restored. पब्लिक को आज सच में फेथ नहीं है। अगर कई बार कुछ हो भी जाता है ना तो लोग कहते हैं यार देखो मान जाओ आपस में कुछ सेटलमेंट कर लें, जुडिशरी में जाएंगे, सबके पैसे भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और वकीलों के मजे होंगे। दैट इज द कॉमन परसेप्शन इन सोसाइटी। Supreme Court is not averse to the idea of All India Judicial Service as in its two judgment of 91 and 93, ये जो हमने ऊपर देखी थी अभी एक जजमेंट, कहाँ गया वो केस, दिस ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 93। यस, उसने खुद कहा है कि वी हैव सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वालों की बात करते हैं। पहले इनका कहना है देयर विल बी एन इशू ऑफ लोकल लॉस डिफरेंस, लोकल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। अब देखिए अगर लोकल लैंग्वेज डायलैक्ट्स इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर आईएएस आईपीएस भी तो है ना, ये वो भी तो जाकर लैंग्वेज सीख ही लेते ना। महाराष्ट्र का पढ़ा हुआ लड़का वेस्ट बंगाल में सर्विस कर रहा होगा, करते हैं लोग, दिल्ली में पढ़े हुए अरुणाचल में कर रहे होंगे, सीख लेते हैं, ठीक है, मैनेज हो जाता है। तो फिर एक जज ये चीज ना सीख पाएगा, इस पे क्या कंसर्न है आपका? हो सकता है एमपी से सिलेक्ट हुआ हो लेकिन तमिलनाडु में सर्विस दे रहा हूँ। आज हाईकोर्ट जजेस भी जो हैं वो भी तो यही कर रहे हैं ना। तो दिस इज नॉट इतना बड़ा कंसर्न नहीं है ये, बट जो विरोध और अगेंस्ट में बोलते हैं उनके लिए एक लॉजिक है ये। 9 हाई कोर्ट्स आर अगेंस्ट दिस प्रपोजल एंड हैंस डिसअप्रूविंग दिस प्रपोजल। अब बताइए कि हाई कोर्ट को ऐसा क्या इंटेंशन है कि वो इसको मना कर रहा है। द conflict between center and state would start. The status of legal education in India is very much mismanaged. This is a genuine concern. कि जो लीगल एजुकेशन है ना वो बहुत मिसमैनेज है। एक्सेप्ट फॉर फ्यू नेशनल लॉ स्कूल्स, अदर्स डू नॉट प्रायोरिटाइज द लीगल एजुकेशन टू मच। लॉ इज टेकन एज द लास्ट रिसोर्ट हु डू नॉट गेट इनटू मेडिसिन, आईआईटी एटसेट्रा। Unremunerative pay. This is a big issue. Despite an effort by Supreme Court to ensure uniformity in pay scales across states in All India Judges Association case, it is still very low. कोई पैरिटी नहीं है। कहीं के डिस्ट्रिक्ट जज, किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज को बहुत अच्छी पे मिलती है, किसी स्टेट में नहीं मिलती है। Also, judiciary has few avenues for growth, promotion and limited avenues for career advancement. अब देखिए आईएएस आईपीएस काफी प्रोग्रेस प्रमोशन के चांसेस होते हैं, बट आप एक ये सोचिए कि कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से हुआ हो और सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है? 34, कितने लोग पहुंच पाएंगे? बट ठीक है, वो भी कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। देर इज ए लो डिस्ट्रिक्ट जज रिप्रेजेंटेशन इन हाई कोर्ट्स as less than third of seats in high court are filled by judges from district cadre. The rest are appointed directly from the bar. This is the biggest problem. हाई कोर्ट में अगर आज जज की बात करें हम तो जस्ट 33%, 1/3, ठीक है, इससे भी कम बल्कि ये होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोट होके आते हैं, ठीक है। बाकी के जो जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड फ्रॉम बार काउंसिल। दिस इज अ सीरियस कंसर्न। तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस करना होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड टू एंटर द प्रोफेशन। ऑब्वियसली होगा, तो वो तो हर ऑल इंडिया सर्विस के लिए ट्रू है, आईएएस के लिए भी ट्रू है, ठीक है। हिंदी बैकग्राउंड के साथ पिछले कुछ साल तो काफी इशू रहे हैं जब से सीसेट आया है। अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल फ्लरिश एंड एजुकेशन वुड बी कमर्शियलाइज, तो वो तो बाकी सर्विसेज में भी कमर्शियलाइज हो रहा है। करेंटली जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये याद रखिए कि अब भी कैसे अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, एंड दैट्स द रीजन कि हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट है। जो हमने ऊपर देखा ना 9 हाई कोर्ट जजेस आर अगेंस्ट इट। दिस इज द रीजन कि ये लोग ये पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, वरना फिर अपने बेटे को अपने भतीजे को कैसे अपॉइंट करवाएंगे, ठीक है। इसलिए जुडिशरी पे सबसे बड़ा एलिगेशन है नेपोटिज्म का। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर देखेंगे ना तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज में, जिन्हें देख के लगता था दे आर नॉट एट ऑल स्टूडियस, बट अल्टीमेटली दे आर इनटू जुडिशरी नाउ। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। पिताजी हाई कोर्ट में हैं, ठीक है, उन्होंने कंसल्टेशन करके गवर्नर के थ्रू बनवा दिया। ये होता है यार, ये होता है, ये रियलिटी है इंडिया की, स्पेशली जुडिशरी की, विच विल नॉट बी
इफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इम्प्लीमेंटेड। अब हाई कोर्ट का रोल ही खत्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंप्लीमेंट की जाती है तो आप लोग जरूर बताइएगा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एट लीस्ट आई बिलीव कि होना चाहिए। हेंस इट विल बी अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज सम अदर बॉडी will have control in appointment and integration because in judiciary higher level controls and evaluate lower level। तो इनका एक ये कंसर्न है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई एग्जाम कराना है तो आपको कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी तो बनानी होगी, राइट। तो आप खुद अपनी जुडिशियल सर्विस के लिए कोई बॉडी बना लेना, राइट। अब जैसे एसएससी होता है, यूपीएससी होता है, रेलवे बोर्ड है, इस तरीके से आप जुडिशरी बोर्ड बना लीजिए अपना और खुद करा लीजिए। आप ये क्यों कह रहे हो कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस होगा? ठीक है, तो कई जगहों पर आप अगर देखेंगे ना तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ये जो हाई कोर्ट जजेस के पास पावर है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंटमेंट करवाने की, सिलेक्शन करवाने की, इससे नेपोटिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है। बेटा लायक नहीं है, बेटा टैलेंटेड नहीं है, तो चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बनवा लेंगे एटलीस्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ एक ऐसे वीडियोस देखेंगे ना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस के, कई बार आईएएस पे भारी पड़ जाते हैं ये लोग। जब कोई ऐसा मैटर आता है आईएएस आईपीएस को भी इनके सामने खड़ा हो जाना पड़ता है। Anyway, now both the decentralized approach of each high court conducting its own appointment and centralized one seem to have roughly the same efficacy and filling up the vacancy। तो चलिए, अब जरूरी ये है कि फर्दर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं। सो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फेसिंग हर्डल्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक and also from high courts. These are the main hurdles. Even though Supreme Court has asked for all India judicial service twice. So remember this point. All India judicial service should be designed in a manner to remove its shortcoming and it can be an effective solution to the vacancy in judiciary। ये जो हाई लेवल ऑफ वैकेंसीज है ना, पॉपुलेशन और जज का रेशियो बहुत पुअर है इंडिया में। Despite the limitation, establishment of all India judicial service makes a strong case, no doubt, because civil servants, if civil servant can learn the local language, that is IAS, IPS, they are posted in, even a judicial service officer can। Thus language shouldn't be a barrier। तो ये पॉइंट बिल्कुल फालतू का क्रिटिसिज्म है ये। Pay scale, issue of transfer, career growth, they can be looked after। Moreover, after the selection, judicial service officer can be provided sufficient training to handle the job। A meritocratic judiciary is need of the hour, which is possible with a competitive recruitment process। It is in the interest of all concerned that cases should be disposed of as quickly as possible। This in turn possible only if there are adequate judges। Adequate judges can be made available only if they are recruited in large strength through all India judicial service, just like we see in IAS, IPS, IFS and other civil services। Hence there should be no more delay। Alright, so I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ओके। और इसके इसके रिगार्डिंग हमने 2-3 दिन न्यूज में एक चीज और देखी थी कि कैसे ये कुछ ऑनलाइन एप्स फ्रॉड कर रही हैं पब्लिक के साथ। नाउ यूसीओ बैंक का फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे 850 करोड़ रुपए कुछ इधर उधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है, एरोनियसली मनी ट्रांसफर। ओके, नाउ एक मीटिंग होने वाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री की टू डिस्कस डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को, ठीक है, ताकि वो क्लोजली मॉनिटर कर सके डोरमेंट अकाउंट कौन कौन से हैं। कि कई बार क्या है, डोरमेंट अकाउंट पड़े हुए हैं, कोई हैंडल नहीं कर रहा, बट उनमें पैसा आ रहा है और जा रहा है। दे बिकम व्हेन डोरमेंट अकाउंट बिकम ऑपरेशनल एंड टू टेकिंग स्टॉक ऑफ इलीगल लोन ऐप फियास्को, दिस इज द बिगेस्ट इशू। ओके, इस पर रिलेटेड मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की थी टेलीग्राम चैनल पे। अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल इजी एज बाय यूपीएससी। गोल सिर्फ एक है, आपके प्रिपरेशन को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाना। ड्यूरिंग द मीटिंग इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम I4C कहते हैं, और रिमेंबर ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। कई बार इतना लड्डू क्वेश्चन आ जाता है, बट कॉमन सेंस कहता है कि अच्छा I4C ये तो उधर चला जाएगा, ठीक है, या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के काम में या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो उधर चला जाएगा, टेक्निकल उसमें माइटी वगैरह के पास नहीं, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा। इसको बिल्कुल स्टार बना लेना, याद रखना। ओके, ये डील करता है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स के साथ। अब सबसे बड़ा एक जो शायद होम मिनिस्ट्री कुछ प्रपोजल देना चाहती, वो चाहती है ये ऐड बैंकर्स टू द टीम ऑफ पीपल हु हैंडल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉल्स मेड टू एनसीआरपी। ठीक है, ये जो एनसीआरपी है हमारी, कहाँ गई ये, इस एनसीआरपी में एक बैंकिंग के आदमी को भी हैंडल बिठाया जाए, ताकि जैसे ही कंप्लेन आए वो जल्दी से उसको टैकल कर सके कि ये अकाउंट ब्लॉक करो, ये करो, वो करो, ये पेमेंट वापस से रिटर्न करो। ओके, और डिजिटली जो ऐप हैं जो लोगों को फ्रॉड बना रही हैं आजकल, neither the government nor regulations looking over there
shoulders, fraudsters are abusing a confluence of most popular online platform like Meta, Google, Apple app, ओके, ऐप स्टोर्स। इन पर ये लोग आराम से खुल के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इंस्टा पे आप जाइए, एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं ताकि कोई अपना वो ना लिख पाए उस पर। ओके, व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज कर देते हैं टू एडवर्टाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर ड्यूबियस ऐप एंड इवेंचुअली हैरेस यूजर फॉर पेमेंट्स। ड्यूबियस लोन एप्स advertise on Instagram and Facebook. Centers also considering a plan to impose time delay and amount limit for the first time digital transaction between two people in order to curb rising instances of payment fraud, जो हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर है रेड होल माइनिंग का, ये न्यूज में है, तो चलिए इससे रिलेटेड पहले कंसर्न देख लेते हैं, वो ज्यादा। ये देख रहे हैं आप, ये माइन है, कोल माइन, ठीक, छोटी सी, ये हार्डली कितनी होगी, मुश्किल से 2 या 3 फीट। इसमें बहुत मुश्किल होती है इसे माइनिंग करना, और ये सबसे ज्यादा बदनाम है मेघालय में। इवन ऑनेस्टली बताएं तो कई सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं इनमें, ठीक है। तो कहां से लॉ बनेंगे अच्छे, ठीक है। डेथ ट्रैप कहते हैं इसे मेघालय में। छोटे छोटे बच्चों को आप अंदर धकेल देते हो कि बेटा आपकी हाइट कम है, आपके हाथ पतले हैं, आप कोल निकाल लो अंदर से। ओके, ये देखिए इधर, यहाँ ये छोटी छोटी माइनिंग से, रेड होल माइनिंग, डेथ ट्रैप कहा जाता है। और एनीवे, red hole mining involves digging of very small tunnels, usually only 3-4 feet high, which workers, often children, enter and extract coal. एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था 2014 में ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ फॉर वर्कर। द स्टेट मेघालय गवर्नमेंट इसने चैलेंज किया एनजीटी बैन को सुप्रीम कोर्ट में। नाउ मेघालय हैज टोटल कोल रिजर्व ऑफ 640 मिलियन टन्स, मोस्ट ऑफ विच इज माइंड अनसाइंटिफिकली बाय इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, एंड ये आता है 6th शेड्यूल एरिया में। Since coal seam is extremely thin in Meghalaya, no other method would economically be viable, ठीक है। अब अगर इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह कर लें तो वो इतनी वाइबल नहीं होगी, क्योंकि बहुत थिन कोल मिलता है हमें यहाँ पर। रिमूवल ऑफ रॉक्स फ्रॉम हिली टेरेन एंड पुटिंग अप पिलर्स इनसाइड द माइन टू प्रिवेंट कोलैप्स वुड बी कॉस्टलियर, ठीक है। तो दूसरा तो रीजन इनको कॉस्ट, ठीक है। पहला रीजन था कि काफी थिन होती है तो वाइबल नहीं है। दिस इज द लोकली डेवलप्ड टेक्निक एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए पॉलिसी इन प्लेस टू रेगुलेट माइनिंग। क्यों रेगुलेट करेंगे जब उनके खुद के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है। एंड न्यू माइनिंग पॉलिसी ड्राफ्टेड इन 2012 हैज नॉट येट बीन इंप्लीमेंटेड। देखिए, पॉलिसी भी बना ली 2012 में, लेकिन इंप्लीमेंट करने की पॉलिटिकल विल नहीं थी। एनजीटी फाउंड द 2012 पॉलिसी इनएडिक्वेट एंड इट डज नॉट एड्रेस द रेड होल माइनिंग। अब हमारे लिए जरूरी है इम्पैक्ट जानना, ये जरूरी है हमारे लिए। नाउ द वाटर सोर्सेज ऑफ मैनी रिवर स्पेशली इन जैंतिया हिल्स, they have turned acidic. So this is first environmental concern, right? कि आपकी जो रिवर्स वहां से निकल रही हैं हिल से, वो एसिडिक हो जा रही हैं इस वजह से। नेक्स्ट इज वाटर ऑल्सो हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, आयरन एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स, लो डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी, शोइंग इट्स डिग्रेडेड क्वालिटी। ओके, तो अल्टीमेटली ये वाटर की क्वालिटी को पूरा डिग्रेड कर रही हैं। नेक्स्ट, रोड साइड डंपिंग ऑफ कोल इज मेजर सोर्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल pollution. Next, off-road movement of trucks and other vehicles in the area for coal transportation also adds to ecological and environmental damage of the area. The practice has been declared unsafe by NGT, and the mines branch into network of horizontal channels which are constant risk of caving in or flooding. Alright? वो देखिए, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उस पर, रेड होल माइनिंग पे, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी था उसको, ठीक है। क्योंकि अब यही टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं ना, इनको निकालने के लिए सिलक्यारा बारतुक टनल पर। ओके, 41 वर्कर फंसे हैं, तो वहां पर हम लोग यही टेक्निक अब यूज कर रहे हैं कि मैनुअली इसको अंदर बनाना पड़ेगा रास्ता। नाउ इट इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स प्रेवलेंट इन मेघालय। The term red hole refers to narrow pits dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. The coal is then manually extracted using primitive tools. दो तरह की होती हैं, एक होती है साइड कटिंग प्रोसीजर और दूसरा होता है बॉक्स कटिंग। कंसर्न्स, कंसर्न्स ही पूछे जाएंगे एग्जाम में अगर आएंगे तो। द माइंस आर टिपिकली अनरेगुलेटेड, lacking safety measures such as proper ventilation, structural support, and safety gear. It causes land degradation, deforestation, and water pollution. Hazardous working condition है, environmental को डैमेज करती है, हमने देखा अभी। Numerous accidents leading to injuries and fatalities. एनजीटी ने बैन कर दिया था 2014 में, okay, but this order was limited to मेघालय।
The state government appealed in order against this order in Supreme Court, and 2019 में Supreme Court set aside the ban allowing mining operations on private and community land subject to laws in the state. Okay. However, Supreme Court ने कहा आप डिपॉजिट कीजिए 300 करोड़ फाइन imposed by NGT for failing to curb illegal coal mining. यहाँ पर नेपोलियन के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि ये पिरामिड और ये जो बना है क्या बोलते हैं इसको गीजास ग्रेट फिनिक्स, इसको इसकी नोट्स थोड़ी डैमेज है तो कहा जाता है कि नेपोलियन ने करा था ये डैमेज, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्कॉलर्स का कहना है ये बहुत कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले से ही डैमेज थी। राइट, नेपोलियन ने इजिप्शियन एक्सपेडिशन किया था, ठीक है, इसको भेजा गया था जबरदस्ती। वहां पर जो डायरेक्टरी हुआ करती थी ना, 3 लोगों की डायरेक्टरी हुआ करती थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात है, तो उन लोगों को लगता था कि ये आदमी पावरफुल होता जा रहा है, इसको दूर भेज दो फ्रांस से पहले तो, क्योंकि लोग इसको अपना हीरो मानने लगे थे। ठीक है, आफ्टर इटालियन कैंपेन वहां पे जीत के आया था, तो फिर लोगों ने इसको इजिप्ट भेज दिया था। अब इसके यहाँ पे 2-3 कंसर्न थे कि मैं इजिप्ट को अगर कैप्चर कर लूं तो एक तो कि कॉलोनियल एम्पायर जो एक्सपैंड हो रहा है इंग्लैंड का वो भी रोक सकूंगा, और दूसरा इंडिया की तरफ जाने का जो इनका रास्ता है, ठीक है, उसको भी रोक सकूंगा। ये 2 मेजर गोल लेकर ये इजिप्ट आया था, बट अल्टीमेटली ज्यादा अच्छे से जीत नहीं पाया क्योंकि इंग्लैंड की नेवी ने लगभग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था इनका। तो फिर वापस फ्रांस चला गया और वहां पर जाकर इसने डायरेक्टरी को ओवरथ्रो की और खुद को एम्परर डिक्लेयर किया। ठीक है, मतलब एम्परर तो इसने 3-4 साल बाद डिक्लेयर किया था, बट 1799 में ही कैप्चर्ड द पावर। नेपोलियन डायरेक्टिंग हिज ट्रूप्स टू फायर कैनन्स एट पिरामिड ऑफ गीजा, इट इज नॉट ट्रू। कहा जाता है कि ब्लास्टिंग ऑफ द नोज ऑफ गीजास ग्रेट फिनिक्स, तो इसने नहीं ब्लास्ट की थी। नेपोलियन held the Phoenix and pyramids in high esteem. Scholars credit Napoleon for bringing ancient Egypt to global consciousness and giving birth to Egyptology as we know it. Okay, और जब ये एक्सपेडिशन गया था ना तो आर्मी के साथ साथ कई सारे स्कॉलर्स भी लेके गया था जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट था कि चलो इजिप्ट बहुत इजिप्शियन कल्चर ये इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। Right. The French campaign in Egypt from 1798 to 1801 was driven by Napoleon's colonial ambitions and a desire to stymie British influence. In 1798, it was intended to forestall the drift of that province into the British sphere of influence and to interrupt British communication with India. Napoleon took Cairo in July 1798, okay, but its navy was no match against the British. Thus, by 1799, Napoleon fled the country. Fled नहीं, उसको कहीं ना कहीं उसका भाई भी था वहां पर फ्रांस में, शायद डायरेक्टरी का पार्ट भी हुआ करता था, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो वहां से कहीं ना कहीं उसे मैसेज भेजा था कि इस वक्त फ्रांस में जो उथल पुथल मची है, दिस इज द बेस्ट टाइम कि फ्रांस के लोगों का हीरो वापस आए और अब वो यहाँ पे आकर कंट्री को टेक ओवर करे, और वही उसने किया एग्जैक्टली। एम्पावरिंग इजिप्टोमेनिया, ओके, ये अपने साथ 160 ऑड स्कॉलर्स लेकर आया था इजिप्ट में, क्योंकि यहाँ का हिस्ट्री बहुत प्रॉस्पेरस थी हमेशा से। इट क्रिएटेड ए थ्राइविंग डिमांड फॉर इजिप्शियन एंटिक्स इन यूरोप। ओके, नाउ अब जब एग्रीकल्चर की बात आती है, ये सब अपने आप में एक पूरा पूरा टॉपिक है जो हम आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, एक तो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि अगर मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये जो 4 है, लैंड, वाटर, लेबर, एनर्जी, ये क्या है, मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। अब मुझे चाहिए फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि मैं उतनी ही लैंड एरिया में से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं। ठीक है, एरिया एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता इंडिया में, हो चुका जितना होना था, फॉरेस्ट हम क्लियर कर नहीं सकते, ठीक है, और ज्यादा एरिया बचा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जितना एरिया उसी में से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और एट द सेम टाइम हमारे पास वाटर रिसोर्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ग्राउंड वाटर हमारा बहुत डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, काफी सारा वाटर एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाता है। तो इसमें भी हमने क्या लॉन्च किया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। गोल क्या है, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है। सिमिलरली हमने एक और लॉन्च की है, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का क्या गोल है कि फर्टिलाइजर का जो यूसेज है उसको कम करना है, साथ में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये सब चीजें होंगी टेक्नोलॉजी की दम पे। जेनेटिक्स, सीड से रिलेटेड, कि अच्छे सीड बनाए, हीट टॉलरेंट बनाए, फ्लड टॉलरेंट बनाए, ठीक है, उसको रेजिस्टेंट कर सके, क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जा सके, क्रॉप की प्रोटेक्शन यानी हर्बिसाइड, वीडिसाइड वगैरह को, और एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन। तो चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। नाउ इंडिया फार्म सेक्टर फ्रॉम 51 टू 61 ये ग्रो किया था एट 2.8% की ग्रोथ के साथ। अभी हमारा ग्रो होता है ऑलमोस्ट 3.8 to 4%। तो कोई ज्यादा पूरा बुरा तो नहीं है था 2.8 उस दौर में वो भी, ठीक है, पर फिर भी हमारे यहाँ फूड स्कैर्सिटी हुई। क्यों, और ये जो थोड़ी बहुत भी ग्रो हुई ना, ये इसलिए हुई क्योंकि हम लोग लैंड एक्सपेंशन कर रहे थे, फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, तराई रीजन को पूरा एग्रीकल्चर में ला रहे थे, इस वजह से हुई। ठीक है, लेकिन अब लैंड एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अब हो रही है एक्सपेंशन हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की। फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हायर यील्ड बढ़ानी है हमें,
with better utilization of water resources per drop more crop. ओके, मैकेनिकल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं हम, एनिमल से चलने वाले हल बैल वगैरह छोड़ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो 4 फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज जेनेटिक्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन, एक एक करके सबको। जेनेटिक्स की बात आती है तो सीड और प्लांट ब्रीडिंग की बात है यहाँ पर, ठीक है। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज हमने हाई यील्डिंग व्हीट एंड राइस वैरायटी के सीड्स यूज करे दैट नॉर्मन बोरलॉग ने प्रोवाइड किए थे, राइट। ये डॉर्फिंग सीड्स थे, हम ये पहले एक आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, डॉर्फिंग सीड्स दैट रिड्यूस द हाइट ऑफ द प्लांट। हम ऐसे सीड्स लाए थे जो जल्दी भी ग्रो हो जाते थे कम टाइम में, और ये जब ग्रो होते थे ना तो इनकी हाइट जो थी वो कम होती थी। तो उससे क्या होता था कि जो विंड की वजह से, ठीक है, विंड की वजह से ये बैंड हो जाते थे इस तरीके से। जब हाइट ही हमने कम कर दी तो चाहे विंड चले चाहे कुछ हो, ये बैंड नहीं होते थे और ये जल्दी भी ग्रो हो जाते थे, ठीक है। और क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई पेड़ ज्यादा लंबा हो जाएगा या कोई क्रॉप ज्यादा लंबा हो जाएगा, स्लिम तो रहेगा ही, तो वो उतना वल्नरेबल भी हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब हाइट कम है तो वैसी बात है कि इसमें एक स्ट्रेंथ होती थी, ठीक है, एक स्ट्रेंथ होती थी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ। तो मशीन इसको बेटर कट कर पाती थी, ठीक है। अगर सोचिए कि बहुत लूज होता, ये आराम से मशीन ने जैसे इस पे प्रेशर डाला ये बैंड हो गया, तो मशीन फेल हो जाएगी ना, राइट। ओके, तो ये डॉर्फिंग सीड्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट, द न्यू सेमीडॉर्फ varieties had strong stems, okay, that remained upright, enabling them to absorb more nutrients and convert these to grain. Okay. The genes in plants that code for proteins, that is enzymes responsible for disease and pest resistance, drought and heat stress tolerant बनाया इनको। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बेटर हुई इनकी, इवन स्टेम्स स्टडीनेस एंड एरेक्ट कॉम्पैक्ट कैनोपी अलाउड मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। तो ये सारे बेनिफिट थे हमारे इन डॉर्फ सीड्स के, ओके, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। फार्म यार्ड मैन्योर, अब पहले जब केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं थे तो लोग क्या करते थे, काउ डंग यूरिन को मिक्स करते थे और उसी से एनपीके की जो जरूरत होती है, एनपीके, उसकी जरूरत को पूरा करते थे। बट अब ये देखिए काउ डंग और यूरिन से बनने वाले मैन्योर में 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस एंड 0.5% पोटेशियम, तो इससे क्या फायदा होगा? नथिंग। अब केमिकल फर्टिलाइजर में देखिए, यूरिया, इसमें 46% नाइट्रोजन है, कहाँ 0.5, कहाँ 46, ओके। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम मतलब मिक्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस एंड एमओपी, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इसमें 60% पोटेशियम, ठीक है। तो जब ये केमिकल्स आए तब प्रोडक्टिविटी और तेजी से बढ़ी। फार्मर्स ऑल्सो सेव्ड ऑन लेबर, ऑन मेंटेनिंग एनिमल्स। अब मैन्योर चाहिए था पहले तो उसको एनिमल भी मेंटेन करने होते थे, ठीक है, फिर उनकी फीड वगैरह उनका मेंटेनेंस, तो उसमें भी उसकी कॉस्ट बची। Now, maintaining animals and collecting, storing and composting their manure. Now, crop protection की बात करें तो पेस्ट अटैक, पैथोजन, वीड्स, ये वीड्स वगैरह ना हाथ से पिक करने पड़ते थे लेबर हायर करके, बट अल्टीमेटली वीडीसाइड्स वगैरह आए, हर्बिसाइड्स आए, तो लेबर सेविंग हुई, एज हर्बिसाइड्स फॉर इंस्टेंस कैन रिप्लेस द मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स। फिर बात करें मैकेनाइजेशन और एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन की तो ट्रैक्टर्स आ गए, ओके, इट मेड इट पॉसिबल टू यूज इंप्लीमेंट सच एज रोटावेटर्स एंड रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लग। एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन में हमने वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की, जैसे ड्रिप इरिगेशन, लेजर लैंड लेवरर्स, ओके। आज राजस्थान में पोमग्रेनेट ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक डेजर्ट एरिड एरिया था, देखिए किसकी मदद से, ड्रिप इरिगेशन की मदद से एंड वाटर सॉल्युबल लिक्विड फर्टिलाइजर से। अब तो हम नैनो फर्टिलाइजर भी ले आए, लाइक नैनो यूरिया। ये सब टॉपिक्स अपने आप में सेपरेट टॉपिक्स हैं, ये सब मैं कराऊंगा आपको अलग से। नाउ अब अगला हम लोग को ज्यादा शायद इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा ड्रोन का यूसेज फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर एंड सेंसर्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द क्रॉप एंड फील्ड कंडीशन। सो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम और इवन लेस लेवल ऑफ इनपुट्स। इन अदर वर्ड्स, मोर क्रॉप पर एकड़, पर फार्म हैंड एंड पर ड्रॉप ऑफ वाटर। इस लाइन को ना अच्छे से याद रख लो, इस तरह के पॉइंट आंसर में दिखेंगे ना तो बहुत इंपैक्टफुल होता है। More crop per acre, per farmhand and per drop of water. The effect can be seen from net sown area in India rising by just 3.3%. तो अब ज्यादा एरिया नहीं ला रहे हैं हम लोग अपने अंडर में, हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एनुअल ग्रोथ क्या रही है 2005-6 से 21-22 तक? तो 3.7%, दैट इज इंप्रेसिव। और एग्रीकल्चर ग्रोथ ही थी जिसने कोविड टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी को चल कंटिन्यू रखा, अदरवाइज और बुरे हाल होते हैं। Yeah, there should be faster diffusion of productivity enhancing technologies and improvement in rural roads, electricity, irrigation and communication infrastructure. All right, that's it for this session. I hope you enjoyed the lecture and आपको ये जो एक्स्ट्रा मैंने आपको दिया है इसमें न्यूज़ के साथ, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. It's free for everyone. So thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.